हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज से अपने लोग सीयूईटी का तैयारी करने वाले हैं भैया, फोड़ने वाले हैं सीयूईटी को। तो आज से मैं आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट देने वाला हूं। पहले हम लोग पूरा वन शॉट करेंगे और इसी का एक लेक्चर आने वाला है जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वन शॉट क्वेश्चन, वन शॉट क्वेश्चन, तो इससे हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखो भैया, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पहले ये देखो। तो देखो भैया, इसके अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भैया क्या, अपना आईयूपैक नोमेनक्लेचर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं लाइक विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, ये सब देखने वाले हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया आना ही आना है यहाँ से, दैट इज SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भैया SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं भैया काइडल सेंटर देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे एमके रूल एंड द एंटी एमके रूल देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करेंगे, ठीक है? और जो कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो हम कहाँ करने वाले हैं? 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ये यहाँ पे नहीं होगा, इसका मैं सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। जैसे ही ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है? पहले थ्योरी पढ़ोगे, कांसेप्ट को रिवाइज करोगे, तभी तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है? आज भी क्वेश्चंस होगा, पर ये अलग से लेक्चर है जिसमें हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पर सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर SN1 पढ़ाऊंगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर काइडल, फिर एमके एंटी एमके। उसके बाद जाएंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। क्लियर है ना? बिल्कुल सिस्टमैटिक। आ जाओ। तो देखो भैया, SN2 क्या होता है, अगर आपने बोर्ड में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता था कि भैया SN2 का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, टू मतलब क्या होता है मेरा, बायमोलिकुलर। तो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और इसका इसका भैया शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिख देते हैं, SN2 लिख देते हैं। क्लियर है ना? पर ये SN2 है क्या, क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। पहले पूरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड का मतलब, एल्काइल मतलब हो जाता है कार्बन का चेन, और हैलाइड का मतलब हो जाता है हेलोजन। मतलब जहां पे कार्बन होंगे और हेलोजन होंगे। हेलोजन किसको बोलते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्लियर है ना? अब तुम ध्यान से देखो, ये रहा कार्बन, कार्बन ने लगाया है भैया 3H, और यहाँ पे कौन है, Br। अगर मैं इसका नाम बोलूं, एक कार्बन है, तो भैया क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, बोलो भैया, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। पर आपके मन में डाउट आया कि सर ये कार्बन ने कैसे बॉन्ड बना के रखा है। हमने तो भैया ऐसे पढ़ा था कि भैया ये C है, ये H है, ये H है, ये Br। तो ऐसे हमने पढ़ा था। अब देखो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके प्रॉपर ज्योमेट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब कभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो ध्यान से देखो भैया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बाहर की तरफ है, वेज पोजीशन मतलब बाहर की तरफ, और डैश मतलब होता है अंदर की तरफ। और ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये कितना होता है, 109.5 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री नहीं होता है, कितना होता है, 109.5 डिग्री के आसपास होता है, पता होना चाहिए। क्लियर है ना? देखो भैया, ये मेरे पास कौन है, एक मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब एक मेरा एल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है भैया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भैया, जो अमीर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब आप क्वेश्चन करोगे, जैसे देखोगे OH माइनस, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। I माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जिसपे माइनस चार्ज होता है या जिसपे लोन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो अमीर होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना? तो बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो भैया, यहाँ पे होने क्या वाला है, ध्यान से देखो। कार्बन Br में कौन पावरफुल होता है, Br, क्योंकि अपने को पता होता है हैलोजन्स जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं। तो भैया हैलोजन्स खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। और आपके मन में डाउट आ गया, सर आपने Br लिया तो यहाँ पे क्या सिर्फ Br ही होगा? नहीं, मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। आप चाहो तो यहाँ पे क्लोरीन ले सकते थे, आप चाहो तो यहाँ पे आयोडीन ले सकते थे, ठीक है भैया, कोई भी हैलोजन ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा प्लस, यहाँ पे लिखा डेल्टा माइनस। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और जो हैलोजन्स होते
होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो खींचने पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस, और जिससे लिया उस पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। क्लियर है ना भैया, चार्ज लाओगे तभी तो रिएक्शन करोगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। क्लियर है। अब ध्यान से देखो भैया, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यही तो रिएक्शन है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। देखो भैया, ये माइनस किस पे अटैक करने जाएगा, प्लस पे, पर जा नहीं पा रहा है भैया। कभी कभी कुछ चाहते पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमें और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए। तो काहे का चाहत भैया, बोलो हाँ या ना। अरे भैया, चाहत आपने रखा है तो पूरा भी तो आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भैया, सामने से नहीं जा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बी आर बैठा है। माइनस माइनस पे क्या होगा, रिपल्शन। देखो भैया, ये माइनस दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये जाने नहीं देगा। पर न्यूक्लियोफाइल तो बोला भैया जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, काम तो करके रहना है। देखो भैया, तो ये फ्रंट साइड से नहीं जा पा रहा, तो न्यूक्लियोफाइल बोला भैया कोई बात नहीं, आगे से काम नहीं होगा तो पीछू से काम होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, बैक साइड से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भैया, सीयूटी निकालना है तो छोटा छोटा बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि SN2 रिएक्शन में, किसमें, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बोलो भैया, बैक साइड से। कहां से, बोलो भैया, बैक साइड से। क्यों, क्योंकि भैया सामने से रिपल्शन हो रहा था, हैलोजन्स ने रिपल्शन दे दिया, तो आगे से नहीं तो कहां से, पीछू से। अब देखो भैया, जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। पर देखो, मैं यहाँ पे वो आपको पल दिखाता हूं, जब बॉन्ड टूटता है भैया तो दुखी तो होता है, पर हाँ या ना, बोलो ना। जब जब बॉन्ड टूटेगा तो मन तो दुखी होगा ना, तो कैसा लगता है, ध्यान से देखो। ये कौन है भैया, कार्बन है। ऊपर कौन है भैया, H है, ठीक है। अब यहाँ कौन था, वेज पोजीशन पे कौन था, H था। गैस पोजीशन पे कौन था, H था, ठीक है भैया। अब नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, किसका बॉन्ड टूटेगा, जो भैया परेशान कर रहा था, Br कर रहा था। तो देखो भैया, मैंने इसको दिखाया, डॉट डॉट से Br दिखा दिया, और मैंने यहाँ पे डॉट डॉट से क्या दिखा दिया, बोलो, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पल बनता है ना, इसको अपन लोग पता है क्या बोलते हैं, पूछा गया एग्जाम में, इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। जहां पे आपको दिख रहा है ट्रांजिशन होते पे, मतलब यहां से Br जाने वाला है और न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। क्लियर है ना। पर ये स्टेबल नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे भैया, स्टेबल होता तो रिएक्शन यहीं रुक जाता, और स्टेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये 5 बॉन्ड बना लिया है, और ये कोई स्टेप नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेप, सुनना मेरे बात को, दिस इज नॉट द स्टेप। कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, मतलब रिएक्शन यहाँ पे कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कि यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया कि होने क्या जा रहा है, और इसी को बोलता है ट्रांजिशन स्टेट। पूछा गया है कि SN2 में जो बनता है बीच में, वो क्या है, उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टेप बनता नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो समझाऊंगा नहीं तो रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा। देखो, ये दिस इज नॉट अ स्टेप, ना तो एनसीईआरटी में दिया है, पर मैं आपको बताऊंगा तो फील अच्छा आएगा। ध्यान से देखो, ये कौन है, कार्बन है भैया। कार्बन पे कौन लगा है, H लगा है। अब यहाँ आया कौन, आया भैया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहाँ पे वेज पोजीशन पे कौन था भैया, H था, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे डैश पोजीशन पे कौन था, बोलो H था या नहीं था। देखो भैया, कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्या ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, नहीं। ये जगह पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खाली। यही छोटा छोटा बात समझ में नहीं आता है, मैं अब ध्यान देना। अब देखो भैया, एक तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ऊपर से यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, सब एक ही साइड आ गया। तो नया नया मेहमान कौन आया है, न्यूक्लियोफाइल। तो भैया, नया नया मेहमान जो आता है न्यूक्लियोफाइल, ये बोलता है अपने बगल वाले को, यार देखो दिक्कत हो रहा है, तुम भी यहीं हम भी यहीं, एक काम करो तुम चल जाओ उधर, मैं तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं तो नया नया आया हूँ। अरे भैया, हाइड्रोजन ऐसा कोई वैल्यू भी नहीं है। तो भैया, न्यूक्लियोफाइल का बात मान के हाइड्रोजन अपने आप को इन्वर्ट कर लेता है, अपना पोजीशन को चेंज करके हल्का सा मुड़ जाएगा, और ये किधर चल जाता है, इधर। तो ध्यान से देखो क्या बना, दिस इज माई फाइनल आंसर। और अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको डाउट आता कि मैंने कैसे कर दिया। अब आपको फील आ गया। देखो, ये कार्बन है, ऊपर कौन है भैया, H है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कौन है भैया, न्यूक्लियोफाइल। पीछे के साइड कौन था, डैश पे कौन था, H था। और ये H चला गया यहाँ पे। अब देखो, वापस से आप देख सकते हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन चुका है। वापस से जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना आ गया, 109.5 डिग्री आ गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्ट कर गया, इन्वर्जन।
और इसको आप ये भी बोल सकते हो दैट्स कॉल्ड स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। पर इसके लिए काइरल सेंटर होना चाहिए, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कैसा इन्वर्जन होता है? स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, सब लिखा हुआ है, सब लिखवा दूंगा, ठीक है। तो भैया समझने का बात क्या था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक किया? बैक साइड से। बीच में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। पर ये कोई स्टेप बनता नहीं, पर फील देना ने आपको बताया कि यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है और H अपना पोजीशन को चेंज करके उस साइड चल जाएगा, एंड दैट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ द SN2 रिएक्शन। जब तक मैकेनिज्म पे फील नहीं आएगा, रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन तो भैया टच भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो CUT का लेवल भी अच्छा खासा होता है, ऐसा इसको नहीं समझ ले, बिल्कुल इजी है। तो भैया कंसेप्ट के साथ जाओगे, क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है। जल्दी से उतारो, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या हमने समझा और कहां-कहां से क्वेश्चंस बनता है, सब देखेंगे। पहले इतना उतारो, एक एक चीज लिखते हुए चलना है भैया, एक एक चीज निकलते हुए चलना है। और यहाँ से किसका बॉन्ड टूटा? Br का। जैसे ही अटैक हुआ एक नया बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से Br गया ना, तो Br चल गया। तो अब दिखाना चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो, Br पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस था, तो जो बॉन्ड टूटता है डेल्टा माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस। अगर यहाँ डेल्टा प्लस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता है, ठीक है ना। जल्दी उतारेंगे, एक एक पॉइंट अपने लोग को समझते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि Br के जगह पे Cl लेते तो क्या होता, I लेते तो क्या होता, किसमें रिएक्शन फास्ट होता, किसमें रिएक्शन स्लो होता, ठीक है। उतार लिया। अब देखो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे पॉइंट्स आ गया, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? तुमने देख लिया, मुझे पता है, फिर भी अगर नहीं देखा है तुमने, तो रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, जल्दी बता दो। कितने? 3 स्टेप में, 1 2 3। नहीं नहीं नहीं, अब बोलोगे सर ये स्टेप नहीं होता है, तो 1 और 2 नहीं। दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लोग को डाउट होता है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो भैया यहाँ बताया कि इतना इतना स्टेप है। अरे ये तो मैंने आपको समझाने के लिए हर कुछ बताया। दिस इज नॉट अ स्टेप, दिस इज नॉट अ स्टेप। मतलब अटैक हुआ, एक बॉन्ड बना और एक बॉन्ड टूटा, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनता है। पर फील दिलाने के लिए आपको मैंने इतना कुछ बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पर दिस इज नॉट अ स्टेप, दिस इज नॉट अ स्टेप, क्लियर है। मतलब अटैक हुआ और ये घूम के ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो दिमाग में रखेंगे कि SN2 कितने स्टेप में होता है? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज नॉट अ स्टेप, क्लियर है ना। और दूसरा बात क्या भैया, देखो इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? बैक साइड से। क्यों? पीछे से क्यों? कि आपको पता है रिपल्शन हो रहा है सामने से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन। रिपल्शन को कम करने के लिए पीछे से अटैक किया। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है भैया, पूरा नंबर चाहिए तो आपको पूरा एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई रिएक्शन होता है तो वी नीड अ सॉल्वेंट, वी नीड अ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं वो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट का यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जैसे आगे मैं यूज करूंगा, एक बहुत फेमस है, दैट्स कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन यूज होगा फिनक्लिस्टीन में। ये एक मेरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड ये होता है एसीटोन। ये वैसे इसका कॉमन नेम है, इसका आयुपैक नेम होता है प्रोपेनॉन, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और भी बहुत फेमस फेमस होते हैं, लाइक डाइमिथाइल फॉर्माइड भी लेते हैं, DMF, या DMSO भी लेते हैं, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये सब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। चलो भैया, पर काम मेरे को एसीटोन ही आना है, ठीक है। अगला यहाँ पे भैया कैसा इन्वर्जन होता है? इन दिस स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन टेक्स प्लेस विच इज ऑल्सो नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। पूछा जा सकता है वॉल्डन इन्वर्जन किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन बनता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको SN2 क्यों बोला। व्हाई इट इज सेड टू बी बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मतलब दो। क्यों बोला गया? देखो भैया, हर रिएक्शन का अपना स्पीड होता है, स्पीड को केमिस्ट्री में रेट बोला जाता है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, मतलब जो स्पीड है, वो दो चीज पे डिपेंड करने वाला है। एक तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और एक एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए इसको बायमॉलिक्यूलर बोला गया कि रिएक्शन का स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है। मोटा न्यूक्लियोफाइल हुआ तो समय लगेगा, पतला हुआ तो तुरंत जाके अटैक कर देगा। बोलो हाँ या ना। तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा देखो भैया, कार्बन
कार्बन पे यहाँ पे H लगा हुआ था, मतलब H का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुरंत भैया अटैक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर अगर कार्बन के आसपास बल्की ग्रुप होता, मतलब 3 डिग्री कार्बन होता, यहाँ पे CH3 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 ले लेते, तो अटैक नहीं हो पाता। क्यों भैया? भाई अगर मजबूत रहेगा, भैया तुम इससे मिलने जा रहे हो, भाई छोटा बच्चा था तो तुम चल गए मिलने के लिए। अरे भाई अगर बल्की बल्की होगा, बड़ा ताजा ताजा भाई होगा, तो भैया अटैक करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेट जो है रिएक्शन का, वो दोनों चीज पर तो डिपेंड करता है। किस पे? द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। छोटा छोटा बात है कि भैया रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट, कि SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में होगा, क्योंकि भैया वहां पे बल्कीनेस बिल्कुल भी नहीं है, उससे थोड़ा कम होगा 2 डिग्री पे, और सबसे बेकार 3 डिग्री में। याद रखिएगा 3 डिग्री में तो SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है, बल्कीनेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं हो पाता है, ठीक है। दिस आर द पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी उतार लो, देन वी विल गो विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस का तो मैंने अलग सेशन ही रखा है, पर फिर भी भैया कुछ कुछ पढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। क्लियर है? जल्दी उतारो। हर एक बात को समझना है, हर एक बात को समझना है, ठीक है। पूरा लग जाओ CUET में भैया, एकदम बहुत अच्छे से लग जाओ। मैं आपके सारे चैप्टर्स करवा दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। 10 के 10 चैप्टर करवा दूंगा वन शॉट में, फिर सबके 20-20 25-25 क्वेश्चंस भी करा दूंगा। और जब एग्जाम जिस दिन रहेगा उसके 1-2 दिन पहले मैंने लास्ट 2025-24 के पेपर भी डिस्कस कर दूंगा। पर आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। कमेंट्स, कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो मेरे को पता चलते रहेगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है कमेंट में मेरे को बताइएगा, सो दैट कि मैं अगले क्लास में जब लूंगा तो वहां पे कुछ आपको बता पाऊं, ठीक है ना। चलो भैया, हो गया। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। और मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एकदम रॉ, एकदम डायरेक्टली पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। चलो साथ साथ लिखो, एकदम एकदम साथ साथ लिखो। आए हो पढ़ने भैया, पढ़ के जाना। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। एक ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मैंने लिखा CH3 CH, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ A है, अगर मैंने इसको बोल दिया B है, और मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूं, लाइक CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, यहाँ भी ले लिया मैंने CH3, और यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, ठीक है। ABC। खुद सोच के बताओ कि भैया यहाँ पे SN2 सबसे अच्छा किसमें होगा? सबसे अच्छा SN2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बात कर रहा हूं, कि रिएक्शन सबसे अच्छा किसमें होगा? जल्दी बताओ किसमें होगा? ए में। बिल्कुल सही जवाब। देखो डिग्री कैसे चेक करते हैं, इस पे लगा है ना Cl, जिस पे लगा होता है हमें उसको देखना होता है। ध्यान से देखो, इस पे लगा है Cl, कितना बॉन्ड बनाया? 1, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। इस पे लगा है Cl, कितना बॉन्ड बनाया? 2, तो 2 डिग्री। इस पे लगा है Cl, कितना बॉन्ड बनाया? 3, तो ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अभी मैंने बताया था कि SN2 सबसे अच्छा है 1 डिग्री में होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ए का सबसे अच्छा होगा, उससे कम बी का, और सबसे कम किसका होगा? सी का। मतलब यहाँ पे तो भैया SN2 होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो SN2 होगा ही नहीं, ठीक है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कंसेप्ट में क्लैरिटी आ ही गया होगा। वैसे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, पर कंसेप्ट बताना था तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दूं, एक और करा दूं, ले लो। तुम बोलोगे मैं करवाऊंगा, क्या दिक्कत है? अलग पैटर्न पे कराऊंगा, सेम बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जिससे आपको पता भी चले। CH3 CH2 F है, CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 Br है, एंड CH3 CH2 I है। देखो मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया ना। अब सबका क्या देखा आपने? डिग्री तो सेम है, पर हैलोजेंस अलग अलग है। अब खुद सोच के बताओ कि भैया सबसे अच्छा SN2 किसमें होगा? ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। जल्दी बताओ। ए में होगा। ए में सब लोग यही गलती करते हैं कि ए बोल देते हैं। भैया ए कैसे होगा? अगर होता तो मैं ए वाला एग्जांपल लेता। सबसे अच्छा होगा डी में। क्यों? क्योंकि सुनो, आपको पता है फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का होता है। आपको पता है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एज वी मूव टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, और जब साइज इंक्रीज कर जाता है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, और भैया जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसी का तो नया बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो भैया जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसी का रिएक्शन भी जल्दी होगा। दैट्स व्हाई आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी होगा। उससे कम सी, उससे कम बी, उससे कम ए। फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो बॉन्ड बहुत तगड़ा बनेगा, टूटेगा ही नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा मतलब। और जल्दी नहीं टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी नहीं होगा। क्लियर है ना? दैट्स माय फाइनल आंसर, DCBA। दो पैटर्न का क्वेश्चन था, एक जगह पे मैंने डिग्री सेम रखा
और एक जगह पे मैंने हेलोजन्स को सेम रखा। ठीक है, चलो भैया क्लियर है ना। अब देखो आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, क्या कि एसेंट तो एक मैकेनिज्म था, इट्स नॉट अ रिएक्शन, इट्स एन मैकेनिज्म। मतलब मैकेनिज्म का मतलब मैं आपको बताऊं तो एक पाथवे होता है, रास्ता। मैंने आपको रास्ता बता दिया, तो उस रास्ते पे कौन कौन रिएक्शंस काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन ईथर रिएक्शन पूछा गया है कि भैया विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो एसेंट टू, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर। उसके बाद फिनक्लिस्टीन भी एसेंट टू को फॉलो करता है और स्वार्ट्स भी एसेंट टू को फॉलो करता है। मतलब ये सारे 3 डिग्री पे नहीं होंगे, ये सारे 3 डिग्री पे नहीं होंगे, और सब में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया लग जाता है कि भैया काम कैसे होने वाला है। ठीक है, वैसे विलियमसन ईथर रिएक्शन तो ये अगले चैप्टर का पार्ट है हमारा, दैट्स फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे, पर फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एंड द स्वार्ट्स रिएक्शन हमें यही पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा बात है। एमसीक्यू में आपको पता है कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो हमें पता होना चाहिए, भी पूछा जा सकता है। 4 रिएक्शन का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन है जो SN2 को फॉलो नहीं करता है, तो ये तीनों तो SN2 को फॉलो करते हैं, जो चौथा होगा वो SN2 को फॉलो नहीं करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं क्या, मतलब टॉपिक देख लेते हैं। अब आता है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। देखो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन क्या है, यहाँ गोली मारो, सिंपल सा बात है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 CH2Cl ले लिया। ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड है, नाम भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आयुपेक तो पढ़ने वाले, फिर भी थोड़ा सा नाम देख लो। 2 कार्बन है तो इसको इथाइल बोलेंगे, और एंड Cl को क्लोराइड बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। और फिनक्लिस्टीन ने क्या लिया, फिनक्लिस्टीन ने क्या लिया, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये हैलोजन चेंज हो सकता है, पर उसने क्या लिया, NaI एसीटोन। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया फिनक्लिस्टीन का बताएंगे, रिएजेंट क्या था, तो उसने क्या लिया था, NaI एसीटोन लिया था। एसीटोन क्या है, सॉल्वेंट, बताया था ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में नहीं जाएगा, ये सॉल्वेंट है, मतलब रिएक्शन को इनहेंस कर देता है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और आपको पता है Na पे क्या होता है प्लस, I पे क्या होता है माइनस। सिंपल सा बात है, I माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, प्लस पे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो मेरा फाइनल आंसर बहुत सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3 CH2 प्लस को I मिल गया भैया, और साथ में Na के साथ कौन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। मतलब यहाँ पे ना हमेशा आयोडीन ही आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो आयोडीन है ना। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, CH3 है, CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH3 है। मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पे आयोडीन ले लेंगे तो क्या होगा, फिर तो वही है, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे आयोडीन नहीं लेते, क्योंकि हमें कुछ नया बनाना होता है ना, तो यहाँ पे जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन ही लिया जाता है। ठीक है ना, अब कार्बन Br में कौन पावरफुल, Br, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अगर मैं इसको पास कर देता हूँ सोडियम आयोडाइड से, ये इसका रिएजेंट है, एंड साथ में ले लेते हैं एसीटोन, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, सिंपल बात है भैया, Na पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। नाउ माय फाइनल आंसर इज CH3 CH, तो यहाँ पे आयोडीन आ गया, और यहाँ पे कौन है, CH3 है, एंड साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr, क्या निकल गया, NaBr, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। बस आपको ये सब पता होना चाहिए, कौन से साइंटिस्ट का कौन सा रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसका कौन सा रिएजेंट होता है, उसका काम क्या है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सिंपल सा बात बता दिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, क्योंकि लास्ट दिन आपको रिवाइज करना होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या होने वाला देखो, एक बात और बता दूं, तुमने चीज देखा, ये भी एल्काइल हैलाइड है और ये भी क्या है, एल्काइल हैलाइड। मतलब यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो, यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो, वो हमेशा आयोडीन से चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको ना हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब पहले कोई भी हैलोजन होगा, वो आयोडीन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। पूछा जा सकता है कैसे भी भैया, ठीक है ना। अब देखो कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, देखो क्या बोला है कि फिनक्लिस्टीन रिएक्शन इज एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बिल्कुल वही बात है। इनमें से कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, इन विच एन एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्काइल आयोडाइड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, बाय ट्रीटमेंट विद किससे पास करते हैं, सोडियम आयोडाइड इन अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, कॉमनली क्या लिया जाता है, एसीटोन लिया जाता है। कंसेप्ट क्लियरिटी आ गया, तो लाइंस में कोई दिक्कत नहीं। अब तो भैया बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है, ठीक है, फिर भी लिखा हुआ रहता है तो रिवाइज अच्छा हो जाता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, क्लियर है ना। चलो जल्दी उतार लो। डिंग 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 डिंग। चलो भैया हो गया, क्या बोलते नहीं हो।
ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन का। क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता भैया, मैं तो पहले कंसेप्ट बताऊंगा। स्वार्ट्स किसको फॉलो करेगा? SN2 को। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, स्वार्ट्स भी इज इट सॉरी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी भैया हेलोजन को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख लिया भैया CH3CH2Cl, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? AgF। GF को बुला लो, AgF दैट इज कॉल्ड सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है भैया, किसी को नहीं बुलाना है। क्या है भैया? सिल्वर। Ag मतलब सिल्वर, F मतलब फ्लोराइड। ठीक है, अब आपको सिंपल पता है भैया, कार्बन Cl पे कौन पावरफुल है? Cl डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Ag पे प्लस है और F पे माइनस है, तो भैया F माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। एंड माय फाइनल आंसर आपको पता है यहाँ पे कौन होगा? CH3CH2F, एंड साथ में निकल जाएगा AgCl। अब AgF है तो ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिएजेंट हमेशा फिक्स रहता है, रिएजेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब जैसे मैं अगर लेता हूं यहाँ पे CH3CH Br, यहाँ पे क्या है? CH3। कोई भी हेलोजन लोगे तो वो हमेशा फ्लोरीन से ही क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड सिल्वर फ्लोराइड। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? आप खुद बताओगे। कार्बन Br में Br पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, Ag पे प्लस एंड F पे माइनस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? CH3, यहाँ पे कौन है? CH, ऊपर आ जाएगा। अरे आएगा ना, प्लस को माइनस F आएगा ना, और यहाँ पे कौन है? CH3 एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है भैया AgBr का। ठीक है ना? क्लियर है? अब तुम्हें एक ट्विस्ट बताऊं, देखो इट इज ऑल्सो एन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, सही बात है। इन दिस क्या होगा? वन ऑफ द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पर यहाँ पे एक बात मुझे आपको बताना है, स्वार्ट्स ने ये रिएक्शन सिर्फ सिल्वर फ्लोराइड के साथ करके नहीं दिखाया था, और भी 3 रिएजेंट है इसके अलावा जिसके साथ सेम रिएक्शन हो सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कौन कौन सा रिएजेंट है? एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। क्या? ध्यान से देखा जाए भैया, ये सब का जुगाड़ बड़ा काम आता है, देखो। और ये जुगाड़ है भैया, इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई मत करना, करोगे तो फंसोगे। क्या है? देखो भैया, तो मैंने बोला AgF, AgF है ना, AgF। क्या करो भैया? AgF हक करो, AgF हक करो। ज्यादा खुश नहीं होने का बाबू। तो देखो क्या बोला है, AgF हक करो सबको, अब हो जाओ खुश। हो गए क्या भैया खुश? तो क्या बोला? AgF हक करो सबको। ये क्या है? AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, हक करो मतलब Ag2F2 लेते, ठीक है, मर्क्यूरी फ्लोराइड। सब मतलब SbF3, एंड को मतलब COF2। ठीक है, देखो सब में फ्लोरीन है ना, तो ये चारों में से कोई भी आ जाए, रिएक्शन बिल्कुल सेम होने वाला है, एकदम डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये चारों रिएजेंट किसके हैं? स्वार्ट्स के हैं। चारों में से कोई आ जाए, सेम रिएक्शन विल बी परफॉर्म। ठीक है ना? तो याद रहेगा, AgF हक करो सबको, दैट्स कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, चलो करते करते आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? अब देखो भैया, डेफिनेशन में क्या ही लिखा हूं, वही है। द रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ClBrI कुछ भी हो सकता है, कन्वर्टेड इनटू एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? वही दिया, AgF, Ag2F2, COF2, SbF3। ठीक है, और इट इज बेसिकली एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिनिक्लिस्टीन का ही टाइप है, बट स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है ना? चलो भैया, ये सब का शॉर्ट ट्रिक भी हमें पता चल गया, तो आपको याद बहुत अच्छे से रहने वाला है। तो यहाँ पे आपने क्या कंप्लीट कर लिया? SN2 पूरा कंप्लीट कर लिया। उसका मैकेनिज्म क्या बनता है हमने वो भी देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए। इसमें एक और रिएक्शन है, विलियमसन ईथर रिएक्शन, जो हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसका जो पार्ट जहां रहेगा वहीं आप लोग देखेंगे, सही रहेगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लियर है? जिस तरह से भैया हमारा SN2 था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, अब आता है यूनिमॉलिक्यूलर, दैट्स कॉल्ड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप सोच लो भैया कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो अच्छे से बताऊंगा, मतलब सभी अच्छे से बता रहा हूँ, इसको और इनहेंस करके बताएंगे, जिससे आपका छोटा छोटा पॉइंट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिया है भैया? CH3 लिया है, यहाँ पे भी मैंने CH3 लिया है, यहाँ पे भी मैंने CH3 लिया है, मतलब मैंने यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। ठीक है, तो क्यों लिया होगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 डिग्री में यहाँ पे अच्छा होगा, वहां पे 1 डिग्री में अच्छा होता था SN2 में, और SN1 में 3 डिग्री में अच्छा होता है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे आप Br के जगह पे कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, Cl भी ले सकते थे, I भी ले सकते थे, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला। देखो कार्बन Br पे कौन पावरफुल है, Br, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। और यहाँ पे देखो मैंने वाटर लिया है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, वाटर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वहां हमने लिया था पोलर अप्रोटिक, ये लिया है मैंने पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक उसको बोलते हैं जो H बॉन्डिंग बना सकता है, तो मैंने ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा कि भैया पीछे से अटैक करेंगे, पीछे से तो अटैक हो ही नहीं सकता। क्यों भैया, देखो यहाँ पे 3 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे होता क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारा खेला ना वाटर कर रहा है। कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियल लाइफ। देखो लाइफ में बॉन्ड दो टाइप से टूटता है, हमें पता है, या तो किसी थर्ड पर्सन के आने से टूटता है, या तो हम खुद ही बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यही तो होता है। SN2 में क्या हुआ था, कोई थर्ड पर्सन किसी के लाइफ में आया, तब उसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ा, आया तब तोड़ा। पर यहाँ पे आने का वेट ही नहीं कर रहा, इससे अपना पुराना बॉन्ड पहले ही तोड़ लिया। देखो कैसे तोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाटर दिख रहा है, H2O वाटर होता है, आपको पता है H पे डेल्टा प्लस होगा, H पे डेल्टा प्लस होगा और O पे डेल्टा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस में हल्का हल्का अट्रैक्शन हो रहा होता है, जिस वजह से देखो भैया कहीं पे अट्रैक्शन होगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो क्या हुआ, बॉन्ड तो वीक हो ही जाता है ना, ठीक है। जिसकी वजह से ये पे कार्बन और Br का जो बॉन्ड है ये वीक होने लगता है, ठीक है। और सिस्टम में तो इतना एनर्जी होता ही है, जिसके वजह से ये आया भी नहीं है अभी तक, जिसके वजह से ये वाला बॉन्ड पहले ही टूट जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल आया भी नहीं, उससे पहले ही कार्बन और Br मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया। एंड दैट्स कॉल माई स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे भैया रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना, ध्यान से देखो, दैट्स कॉल कार्बन। ऊपर कौन है मेरे पास, CH3। यहाँ पे कौन है, CH3। यहाँ भी कौन है, CH3। और डेल्टा प्लस था, ये बॉन्ड टूट गया, तो डेल्टा प्लस से कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया। और जब कार्बन पे प्लस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और इसके आसपास कितना बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, 1 2 3। और जिसके पास 3 सिग्मा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये एक प्लेन में आ चुका है, 1 2 3, मतलब एक प्लेन में आ चुका है तीनों बॉन्ड, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, इन द स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन। और मैंने 3 डिग्री इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कार्बोकैटायन 3 डिग्री में क्या होता है, स्टेबल। अरे गरीब को 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 3 डिग्री लिया था क्योंकि मुझे पता था कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि गरीब के आसपास जितने लोग रहेंगे उतना ही उसको स्टेबिलिटी फील होगा, ठीक है। अब देखो भैया प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल भैया देखो मौके पे तो कोई भी चौका मारता है, पहले नहीं मारा, वो तो वेट कर रहा था भैया कि नहीं बॉन्ड टूटने दो भैया, अपना देखो कैरेक्टर खराब नहीं करना था इसको। उसने वेट किया भैया, जैसे ही उसका बॉन्ड टूटा अब मारेगा भैया मौके पे चौका। तो देखो भैया क्या हुआ, अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है भैया, देखो आ रहा है कंधा बनने के लिए। होता है ना कुछ लोग जब किसी का बॉन्ड टूट जाता है तो कंधा बनने के लिए आते हैं और बाद में वही बॉन्ड बना लेते हैं। और मेरे को पता है ऐसे लोग में बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है, जो कंधा बनेंगे बाद में खुद का बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो देखो भैया होने क्या वाला है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब इसके बाद फुल एंजॉय, देखो भैया कितना, क्या बोलूं, कलयुग का जमाना है। अब देखो भैया ये प्लेन में आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल कंधा बनने आ रहा है। अब देखो प्लेन है, न्यूक्लियोफाइल कैन एंजॉय फ्रॉम द फ्रंट साइड, आगे भी कोई नहीं, कैन एंजॉय फ्रॉम द बैक साइड्स। भैया देखो फुल एंजॉय होने वाला, आगे से भी अटैक पीछे से भी अटैक, कहीं से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फुल एंजॉय। तो इसके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो जब आगे से अटैक करेगा तब एक प्रोडक्ट, एक बार पीछे से अटैक करेगा तब। तो देखो भैया इसके पास दो दो पॉसिबिलिटीज है। नाउ इन द स्टेप नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोकैटायन पे, तो दो दो पॉसिबिलिटी है। ऊपर देखो कौन है, CH3। यहाँ पे कौन है भैया, CH3। यहाँ पे कौन है, CH3। एक बार फ्रंट साइड से अटैक किया, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है रिटेंशन प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट रिटेंशन, ठीक है। पर जब बैक साइड से अटैक होगा तो वही वाला हो गया ना, SN2 वाला इन्वर्जन होगा। देखो इसलिए मैं SN2 पहले पढ़ाता हूँ, हर चीज का रीजन है।
देखो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया तो आपको पता है जो उसके बगल में होता है वो उधर चल जाएगा, ये CH3 तो यही रहेगा ना। देखो फिर से बोल रहा हूँ, डाउट आ रहा है तो देखो, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, इसी को ना बोलता था उधर चल जाओ, तो ये चला गया इधर, जैसे मैंने SN2 में किया था। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, मैं यही बता देता हूँ, एग्जाम में डाउट आएगा। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, देखो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, CH3 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 है, इससे भी आप याद रख सकते हो। अगर मैं दोनों के बीच में मिरर लगा दूं तो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशोमर। पूछा जाता है भैया SN1 में क्या बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशोमर बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, इनैंशोमर। मतलब सॉल्यूशन में ये भी बनता है, ये भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बनता है, और इस दोनों को क्या बोलते हैं, इनैंशोमर। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, सॉल्यूशन में ये दोनों का मिक्सचर होगा, और इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेसमिक मिक्सचर। ये भी पूछा जा सकता है कि रेसमाइजेशन किसमें होता है, रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर के बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन किसमें होता है, SN1 में, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन दो स्टेप में हुआ, स्टेप नंबर 1 में कार्बोकैटायन बनता है, और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो दो प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन और बता दूं, देखो भैया इंपॉर्टेंट है, छोटा सा बात है, कहीं नहीं मिलेगा, सुनना ध्यान से। क्या कि रिटेंशन और इन्वर्जन में मैं आपसे पूछूं कि भैया इस दोनों में कौन ज्यादा बनेगा, कौन कम बनेगा, या दोनों बराबर बनेगा, या नहीं बता सकते, सोचना। मैं बोल रहा हूँ रिटेंशन इन्वर्जन बनाना, तो इस दोनों का क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, या दोनों बराबर बनेगा, ये ज्यादा ये कम, या ये ज्यादा ये कम, सर बता ही नहीं पाएंगे, क्या होगा सोचो। ये नीट में पूछा गया है, क्या होगा। अब बोलोगे सर बराबर बनेगा, नहीं, यहाँ पे भी ना इन्वर्जन डोमिनेट करता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। तो अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पर भी बैक साइड से अटैक होगा, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों हुआ। देखो होता क्या है, जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है तो इस पे माइनस चार्ज है और इस पे भी माइनस चार्ज है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपल्शन होने के कारण ये सामने से जाना अवॉइड ही करता है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या चाहता है कि पीछे से ही जाए। भैया कुछ अंश तो छोड़ ही देगा ना, अरे बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हुआ है, यादें तो रह जाती है ना, तो ये बॉन्ड टूटता है तो बोलता है क्यों जाए आगे से, तो पीछे से ही जाना है, यहाँ पे ये फेवरेबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन डोमिनेट करता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। पॉइंट्स करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से उतारेंगे। तो मैं पानी पी लूं क्या, उतारो फटाफट, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, जल ही जीवन है। हो गया, चलो भैया आगे बढ़े। पॉइंट्स देखो, कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, पता ही था, मैंने अच्छे से बता दिया था आपको। पहले स्टेप में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म, एंड इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन। क्लियर है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है ना। ओके कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर वी कैन यूज, ठीक है। ओके अगला, इसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बोथ द साइड टू गेट रिटेंशन एंड इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट इज यूनिमोलिकुलर। वाई यूनिमोलिकुलर, क्योंकि रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो एक ही चीज पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पे। किस पे, कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा डिग्री पे रहेगा रिएक्शन उतना ही अच्छा रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा किसमें होगा, 3 डिग्री, उससे बेकार 2 डिग्री, उससे बेकार 1 डिग्री में, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखेंगे, SN2 सबसे अच्छा 1 डिग्री, पर SN1 सबसे अच्छा 3 डिग्री में होगा। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। और देखो मैंने क्वेश्चंस लिए कुछ एक दो, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। बोला है कि विच वन अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर, कौन जाएगा SN1 में फास्टर। इस पे लगा है Br, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री, इस पे लगा है Br, दैट्स कॉल्ड 3 डिग्री, SN1 इसमें अच्छा जाएगा। पर अगर मैं बोलता SN2 किस में अच्छा जाएगा, तो SN2 उसमें अच्छा जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
अब देखो भैया ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो क्या होता है कि यहां पे मैंने दो केस ले लिया, दैट्स कॉल्ड केस नंबर वन, जहां पे कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, मतलब कंपाउंड ही अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग मतलब कंपाउंड ही अलग। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं यहीं पे, मैंने बोला कि मेरे पास है CH3F है, मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH3Br है। मतलब यहाँ पे देखो फ्लोरीन का मास अलग है, क्लोरीन का मास अलग है, ब्रोमीन का मास अलग है। तो केस वन में मैंने ऐसे कंपाउंड को रखा जिसका मॉलिक्यूलर मास ही अलग है, ठीक है। और केस टू में मैंने किसको रखा है? केस टू में रखा है कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग आइसोमर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आओ दोनों केस को अच्छे से समझते हैं फटाफट से। देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे केस नंबर वन क्या लिया, कंपाउंड हैविंग द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ 4 कंटेनर है, इसमें 1 लीटर जल है, 2 लीटर जल है, 3 लीटर जल है, 4 लीटर जल है। तो भैया गर्म कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बॉयल करने में किसको समय लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, किसको किसको किसको? 4 लीटर। अरे भैया जिसका वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो समय भी तो ज्यादा लगेगा। आपका आंसर आ गया। तो अगर कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मास ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, काम वहीं में मेरा ज्यादा होगा। तो मैंने क्वेश्चन भी ले लिया इसी पैटर्न पे। देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो C2H5 सब में कॉमन है भैया, कंटेनर का साइज सब में कॉमन है। और यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो डी, सी, बी एंड ए। क्लियर है ना? सिंपल सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। क्या नया है इसमें बताओ? इतना तो मैं ऐसे ही बता देते, ठीक है ना। चलो कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। वरना कल जो मैं लेक्चर ला रहा हूँ उस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी अच्छे से हो जाता है, एक आध क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है, तो हमारा कंसेप्ट बैठ जाता है। फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं तो अपना दिमाग लगा पाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ बोला कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब नोटिस करो कि यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन, 1 2, अगर मैं बोलूं हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन, वी हैव 4 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9, 8 9। और यहाँ पे कौन दिया? Br। हाउ मेनी कार्बन, वी हैव 1 2 3 4, यहाँ भी C4 है तो H9 ही होगा। यहाँ भी कौन है? Br है। फिर देखो यहाँ पे कौन है? 1 2 3 4, तो यहाँ भी कौन है? C4 है, H9 है, Br है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? तीनों पे कार्बन सेम है, H सेम है, Br सेम है। भैया मास तो सेम होगा पर सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये देखो भैया 1 2 3 4 5, मतलब इतना स्पेस ले रखा है, 5 का स्पेस। ये 1 2 3 4 स्पेस 4 का, एक नया बिल्डिंग उसी के ऊपर बनाया है। और इसका कितना का स्पेस है? 3 का स्पेस है। मतलब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका? इसका है ना। तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया है, ऑब्वियस ये बात है, जिसके पास ज्यादा जगह है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, वही ना लाइफ में स्टेबल है। क्या उसको तोड़ना आसान होगा? तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि भैया जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अगर मैं इसको ए मान लूं, बी मान लूं, सी मान लूं, तो सबसे ज्यादा ए का होगा, उससे कम बी का, उससे कम सी का। सी तो तुरंत टूट जाएगा। देखो ना क्राउडिंग इतना है, गर्मी के मौसम में नहीं होता, चिपक चिपक के बैठते हैं, हल्का सा गर्मी आता है सब अलग अलग हो जाते हैं। तो भैया जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगा वो तो तुरंत टूट जाएगा। और जो एंजॉय करके बैठा है उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब मैं बोलूं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये दो कंसेप्ट अपने को अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए। जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और यहाँ पे जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब भैया इस चैप्टर का जान है। SN2 हो गया, SN1 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सबसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किससे बनेगा ये बताओ, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा हमें कंसेप्ट समझना है, काइरल सेंटर या इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। क्या होता है? देखो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। मैंने बोला भैया ए है, यहाँ पे मैंने बोला बी है, यहाँ पे मैंने बोला सी है, और यहाँ पे मैंने बोला डी। मेरा डेफिनेशन सुनना, वर्ड सुनना।
when all the four bond attached to the carbon atom, when all the four bonds attached to the carbon atom are different, एक भी सेम नहीं होना चाहिए, then the center of carbon is said to be chiral center. तब इस पे स्टामा करके दिखाया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, chiral center, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, सब अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, देखो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, तो अगर भैया मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, देखो ये ए है, यहाँ पे कौन है, डी है, यहाँ पे कौन है, सी है, और यहाँ पे कौन है, बी है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं, तो ए से मैच कर रहा है, पर डी के जगह पे कौन आ गया, बी, मतलब इसको इम्पोज करा रहे, इम्पोज, मैं बोल रहा हूं मिरर इमेज को इम्पोज करा रहे। मैं एक बात बताऊं, जैसे मेरा हाथ है, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, अगर मैं इसको इम्पोज कराऊं तो ये इम्पोज नहीं हुआ, दैट्स कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज तो है पर एक दूसरे पे इम्पोज नहीं किया, ऐसे को भी हम लोग कायरल बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोल लो, ठीक है। तो देखो कहां गया पेन, ये रहा। तो क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इट्स कॉल्ड कायरल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी, एंड द सेंटर इज कॉल्ड कायरल सेंटर। सिंपल सा बात है, कैसे भी समझ लो, चारों अलग है तो कायरल सेंटर, या मैं बोल रहा हूं दिक्कत आता है तो मिरर इमेज बना के देख लो, इम्पोज करा के देख लो, इम्पोज नहीं हुआ तो भी क्या है, कायरल, ठीक है। जल्दी उतारेंगे, कंसेप्ट हो गया पर क्वेश्चन से ज्यादा फील आता है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल, कैसे पता करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो आई थिंक यहाँ पे ना कुछ छूट गया है, मेरे को लग रहा है, ठीक है, बी आर ही छूटा हो क्योंकि सब में बी आर है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2Br, यहाँ पे कोई भी कायरल नहीं है, क्यों, देखो पहली बात इस कार्बन को देखो, इस पे दोनों H सेम है, इस पे भी दोनों H सेम है, इस पे भी तीनों H सेम है, ठीक है, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। ये देखो क्या दिया है, CH3 है, फिर कौन है, CH है, इसी पे कौन लगा है, Br है, और इसी पे कौन है, CH3 है। यहाँ देखो H सेम है, यहाँ भी H सेम है, पर देखो इस कार्बन को इधर CH3 है, इधर CH3, तो ये भी सेम है, तो ये भी कायरल नहीं होगा, मतलब सब अलग होना चाहिए। अब देखो ये कायरल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो CH3 है ना, फिर कौन है, CH है, इसी पे कौन लगा है, Br, फिर यहाँ कौन है, CH2, और यहाँ कौन है, CH3 है ना। ध्यान से देखो, इस कार्बन को पकड़ लो, इसको देखो, इसके बगल में कौन है, CH3, ठीक है, इसके बगल में कौन है, पूरा देखो, इसके बगल में जो है वो एक हो गया, CH2 CH3, ये मिथाइल है, और ये क्या है, इथाइल, ऊपर कौन है, Br। अब बोलोगे सर तीन ही बॉन्ड हुआ, अरे चौथा कौन है, हाइड्रोजन है ना, तो ये सेंटर क्या हो गया, कायरल, मतलब ये मेरा कायरल कंपाउंड है, जिसका चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा वो मेरा क्या होगा, कायरल। अब ये भी कायरल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे CH है, H है, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br, ये भी मेरा कायरल नहीं हो सकता क्योंकि सेम है ना। एक ना मतलब चारों अलग होना ही चाहिए, एक भी सेम हो गया तो कायरल वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में भैया, एमके रूल एंड द एंटी एमके रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। देखो अगर मैं बात करता हूं, सिंपल सा बात है, एमके रूल जो बोलेगा उसका उल्टा होगा एंटी एमके रूल। क्या होता है, इसमें ना हम लोग एक एल्किन लेते हैं, जैसे मैंने एक एल्किन ले लिया, एल्किन मतलब जिसपे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको किससे पास कर दिया, सिंपली पास कर दिया मैंने HBr से, ठीक है। और अगर मुझे एंटी एमके रूल पढ़ना है तो मैं साथ ही साथ लेता हूं, तो कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगा। मैंने लिया एंटी एम के रूल, और अगर आप यहाँ पे एंटी एम के रूल लेते हैं तो मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे HBr के साथ मैं ले रहा हूँ पैरोक्साइड, यही दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है। यहाँ पे पैरोक्साइड नहीं लेते हैं पर यहाँ पे पैरोक्साइड लेते हैं, अगर पैरोक्साइड नहीं है तो एम के रूल की तरह काम करेगा, पर अगर आप पैरोक्साइड ले लेते हैं तो ये एंटी एम के रूल की तरह काम करेगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। काम क्या होने वाला है, देखो सिंपल सा काम है, आपको पता है रिएक्शन में पाई बॉन्ड ही हमेशा टूटता है, क्योंकि भैया जिंदगी में दो दो बॉन्ड बनाओगे तो वीक ही होगा। पाई बॉन्ड टूट गया यहाँ से, अब देखो ये स्पेस खाली, ये स्पेस खाली, H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है। एम के रूल क्या कहता है कि हैलोजन को लगाओ बीच में और हाइड्रोजन को लगाओ साइड में, दैट्स कॉल्ड एम के रूल। इसको आप अच्छे से भी लिख सकते थे, CH3 है, CH के ऊपर कौन है, Br, CH2 प्लस H से क्या हो गया, CH3, दैट्स कॉल्ड एम के रूल। पर एंटी एम के रूल क्या कहता है, जैसे आपने देख लिया पैरोक्साइड, जो वो बोलेगा वो ये नहीं करेगा, उसने बोला Br बीच में H साइड में, ये बोलता है कि भैया Br को लगाओ साइड में, H को लगाओ बीच में। आप दोनों को साथ भी लिख सकते थे पर मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, दैट्स कॉल्ड एंटी एम के रूल एंड दैट्स कॉल्ड एंटी एम के रूल। क्लियर है। पर आपके मन में डाउट आया कि सर ये पैरोक्साइड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक कंपाउंड है बहुत फेमस H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पैरोक्साइड,
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें ये ओ लिंकेज दिख जाता है ना, इसको बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज, और जिसमें पैरोक्सी लिंकेज होता है उसी को बोलते हैं पैरोक्साइड। इसीलिए ना कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में हो R2O2 के फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड पैरोक्साइड। तो जरूरी नहीं है पैरोक्साइड लिखे, R2O2 लिख दे या H2O2 लिख दे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे भैया पैरोक्साइड का बात हो रहा है। क्लियर है ना? एक उतारो, मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ, ठीक है? डिंग डिंग, SN1 हो गया, SN2 हो गया, हमारा कायरल सेंटर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एमके रूल हो गया, एंटी एमके रूल हो गया, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक से सुन लो, लाइक द डाइपोल मोमेंट हो गया, हल्के हल्के आइसोमर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सब मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट बताते चलूंगा, ठीक है? वो तो छोटा छोटा बात है, दैट्स नॉट अ बिग टॉपिक कि मैं उसको पढ़ाऊं, ठीक है ना? चलो पढ़ा, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। चलो भैया आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्योंकि भैया ये नीट में आया हुआ है मेरा। अगर नीट में आया हुआ है या जेई में आया हुआ है तो भैया कहीं पे भी आ सकता है, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? दैट्स कॉल CS2, एंड इसको मैंने पास कर दिया HBr से, और यहाँ पे लिखा हुआ है पैरोक्साइड। व्हाट इज द फाइनल आंसर, ट्राई करके बताएंगे एक बार? करो करो, क्वेश्चन करो। क्या होगा? सिंपल सा बात है भैया, मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, बेंजीन का पाई बॉन्ड मत तोड़ देना भैया, ठीक है? यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया है, साइड में क्या लगेगा Br, एंड बीच में क्या लगेगा H, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है? तो ये मेरा एंटी एम के रूल का काम होता है, ठीक है? एम के होता तो आपको पता है क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयुपैक नॉमेनक्लेचर, लास्ट पार्ट है। आयुपैक वैसे हम लोग पढ़ चुके होते हैं, और फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, वो सब देखना है। पर उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता दूं, दैट्स कॉल्ड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड इंपॉर्टेंट है भैया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल एमसीक्यू में आ जाएगा, बोलेगा बोलो भैया इसमें से कौन से एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? तो पता तो होना चाहिए काम क्या होता है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक वेरी फेमस एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल लिया है जिसका नाम है साइनाइड, CN-, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N पे आपका माइनस होगा और C पे क्या होता है, लोन पे, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, देखो N पे लोन पेयर होगा और C पे क्या होता है, माइनस, दैट्स कॉल्ड साइनाइड, ठीक है? अब देखो आप एक नोटिस करो, यहाँ पे क्या होता है, C पे भी माइनस है, माइनस मतलब डोनेट कर सकता है, N पे भी माइनस मतलब N पे भी लोन पेयर है, मतलब डोनेट कर सकता है, मतलब अमीरी का पहचान है। तो मान लो कोई गरीब आया, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया या कोई मेटल आया, ठीक है ना? तो कार्बन ने भी डोनेट कर दिया, N ने भी डोनेट कर दिया। देखो भैया कभी कभी क्या होता है ना, अच्छा करने के चक्कर में खराब हो जाता है, और अक्सर भैया बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छा करने जाते हैं उल्टे खराब हो जाता है। यहाँ पे भी वही हुआ कि देखो भैया कार्बन पे भी माइनस था, N पे भी लोन पेयर था, दोनों ही अच्छा करना चाह रहे थे, दोनों ही मदद करना चाह रहे थे, पर जैसे दोनों ने मदद कर दिया तो दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? देखो 1 2 3, यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बन गया है, और जैसे ही 3 मेंबर रिंग बन गया, यहाँ पे तनाव आ गया, एंगल स्ट्रेन आ गया, जिसके वजह से ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो होता क्या है, या तो कार्बन डोनेट कर दे या तो नाइट्रोजन डोनेट कर दे। तो सुनना डेफिनेशन, द न्यूक्लियोफाइल हैविंग दो डोनर साइड, मतलब जिसके बाद दो दो डोनर साइड है, द न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर साइड बट डोनेट थ्रू वन साइड एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है। तो देखो ध्यान से, N पे लोन पेयर है, C पे माइनस, अगर कार्बन डोनेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया, मतलब नाइट्रोजन के साथ से डोनेट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है? तो साइनाइड में दो दो डोनर साइट होते हैं, पर एक बार में वो एक ही जगह से डोनेट कर सकता है। तो साइनाइड मेरा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, NO2 माइनस मेरा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके बाद SCN मेरा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? जल्दी उतार लो, एक क्वेश्चन करा दूं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवा दूं क्या, भागना क्यों, करो ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, CS3 CS2Cl, इस क्वेश्चन से आप में और क्लियरिटी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का तो भैया ये सब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया है, एक एल्काइल हैलाइड को एक बार पास किया KCN से,
और एक बार पास किया एजीएनसीएन से। यहाँ पे ये कंसेप्ट में बहुत क्लियरिटी आता है। एनसीईआरटी का कंसेप्ट सुन लीजिए ध्यान से। देखो, कार्बन सीएल पे सीएल माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, के पे प्लस, सीएन पे माइनस, एजी पे प्लस, सीएन पे माइनस। अब बोलोगे सर क्या था, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। हाँ बिल्कुल सही बात है, रुको तभी दिखाता हूँ। CH3 CH2 साइनाइड आ गया, CH3 CH2 साइनाइड, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, KCl, ठीक है। इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। बट इन द केस ऑफ AgCN यहाँ पे साइनाइड नहीं लगेगा, प्लस को माइनस तो चाहिए, पर यहाँ पे नाइट्रोजन साइड से डोनेट होता है, दैट्स कॉल्ड NC। यहाँ पे बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड और साथ में निकलेगा AgCl। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, KCN में साइनाइड पर AgCN में आइसोसाइनाइड। तो यहां से आपको पता चला कि साइनाइड में दो दो डोनर साइट होता है, कार्बन से भी करेगा और नाइट्रोजन से। पर रीजन क्या है ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, उतना नहीं जानना है, फिर भी सुन लो। केसीएन में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो यहां से बॉन्ड टूटा, जहां से बॉन्ड टूटेगा तो वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। पर एजीसीएन में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, जब तक ये टूटता है तब तक में ये डोनेट कर देता है, ठीक है ना। तो एजीसीएन में आइसोसाइनाइड, केसीएन में साइनाइड, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स हो गए। फटाफट से आयुपेक देखते हैं, पर आयुपेक में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन, लाइक द विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटा छोटा पार्ट में डाउट आता है, ठीक है। पर मैं कुछ आयुपेक के क्वेश्चंस करा देता हूं, आपको पता है फिर भी कर लो ना, 2 से 3 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH Cl है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। CH2 CH3 पहला बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कार्बन का चेन है, उसमें हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो भैया नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से हैलोजन पास आता है। तो ये भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2 पे भैया कौन है, क्लोरो है, तो बोलेंगे 2 पे कौन है, क्लोरो। एंड 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, एक लेक्चर मेरा जरूर कर लीजिएगा, मेरा साथ अपलोडेड है, सर्च करना, कॉमन नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कॉमन नेम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया भैया CH3 है, C है, ऊपर Cl है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने ले लिया भैया CH2। अब बताएंगे इसका नाम क्या होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से या इधर से, याद रखना हैलोजेंस या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो और डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे। वैसे यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगा, दैट्स कॉल्ड 1 2 3। इधर से भी करते तो हैलोजन को 2 ही नंबर मिलता है, पर यहां से किए तो भैया एल्कीन को पहला नंबर मिला। तो क्या लिखेंगे बोलो भैया, 2 पे कौन है, क्लोरो है। एंड हाउ मेनी कार्बन, 3, तो बोलेंगे प्रोप। और पहले नंबर पे ही इन है, तो बोलेंगे प्रोप 1 इन। प्रोपिन भी लिख सकते हैं, पर ये तरीका भी अपने को पता होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 है, उसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ CH ले लेता हूँ, CH ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, CH2 ले लिया, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कार्बन का, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, खुद से अटेम्प्ट कर लो, क्या होगा। देखो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। 3 पे कौन है, मिथाइल, ठीक है। वैसे मैं एक लेक्चर डाल दूंगा जहां पे आयुपेक के PYQs होंगे। 3 पे मिथाइल है, हाउ मेनी कार्बन, 4, तो बोलेंगे कौन, ब्यूट है। 1 पे कौन है, इन है। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो आयुपेक के तो बेसिक ही क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे मैं एक लेक्चर डाल दूंगा, पर मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाने दे पहले। भैया कौन सा है, एलाइल, विनाइल एंड द बेंजाइल पोजीशन, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एलाइल विनाइल क्या होता है, पहले मैं बताता हूं विनाइल क्या होता है। देखो, मैंने यहां लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH यहां पे ले लिया Cl, या कोई भी Br ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। सुनेंगे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो और उसी पे कोई ग्रुप लगा हो, तो उसी को बोलते हैं विनाइल पोजीशन। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलूं क्या, देखो ना, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा दिया कोई भी ग्रुप X, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और उसी कार्बन पे कोई हेलोजन है या कोई ग्रुप लगा है, तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं विनाइल पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा दिया Br, मैं बोलूंगा ये Br का क्या पोजीशन है, तो आप बोलोगे विनाइल, तो इसको मैं बोल सकता हूँ विनाइल ब्रोमाइड। क्या बोल सकते हैं, बोलो विनाइल ब्रोमाइड, जिसपे डबल बॉन्ड भी है और उसी पे कोई ग्रुप लगा है, दैट्स कॉल्ड विनाइल पोजीशन। इज इट क्लियर। तो भैया अभी क्वेश्चन भी लिया है मैंने, विनाइल पोजीशन क्लियर हो गया, जिसपे डबल बॉन्ड भी है उसी पे कोई ग्रुप लगा है, दैट्स कॉल्ड विनाइल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड विनाइल पोजीशन। अब बोलोगे सर एलाइल क्या होता है,
एलाइल एक स्टेप आगे का, एक स्टेप आगे का। क्या देखो, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे X, मतलब विनाइल क्या था जिस पे डबल बॉन्ड उसी पे हेलोजन। एलाइल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड जिस पे है उसके सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है, दैट्स कॉल्ड एलाइल। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ लिखा Cl, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई हेलोजन है, दैट्स कॉल्ड एलाइल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड एलाइल। विनाइल मतलब जिस पे डबल बॉन्ड उसी पे हेलोजन, एलाइल मतलब जिस पे डबल बॉन्ड उसके सामने वाले कार्बन पे हेलोजन, दैट्स कॉल्ड एलाइल। ठीक है। एक और होता है बेंजाइल। बेंजाइल मतलब बेंजीन के मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है CH है, 2 है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है, दैट्स कॉल्ड बेंजाइल पोजीशन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये बेंजीन है और यहाँ पे लिख दिया CH2OH, इसका मैं एक और नाम बोल सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। OH को अल्कोहल भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। तो बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्लियर है ना? तो छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द विनाइल। देखो, डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे भी मतलब कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब देखो, जिस पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे Br, वैसे ये एलाइल हो गया है ना। देखो, इस पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है, Br लगा है, दैट्स कॉल्ड आपका एलाइल। अब यहाँ देखो, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे Br, दैट्स आल्सो कॉल्ड एलाइल। आई थिंक ये दोनों सेम ही हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है। अब देखो, जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे मेरा हेलोजन लगा है, दैट्स कॉल्ड विनाइल, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है। तो आज मैंने भैया आपको पहला चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा दिया, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं CUET के लिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ा हुआ तभी सफल होगा जब आप सारा क्वेश्चन करोगे। 20 से प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अगला लेक्चर वन शॉट किसका आएगा? अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ये चैप्टर कर लिए, इसका क्वेश्चन, फिर वन शॉट, मतलब ऐसे करना है, वन शॉट क्वेश्चन, वन शॉट क्वेश्चन, ऐसे करते करते आपका देखना बहुत पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सारा मैं यही करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। कोई कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। कुछ शीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो कमेंट मेरे को कर दीजिएगा। कुछ नहीं, मैं जितना करा रहा हूं उतना कर दो ना, काफी है यार, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा करना है तो देख लो, पर मैं आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।